हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के बैंक रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट है, क्या यूटिलिटीज है, क्या एडवांटेज है, क्या नेसेसरी है, क्या कॉजेस होती डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, उसके क्या कारण है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो आज चलें स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक मेन टॉपिक है। आपको एग्जाम में इसके बारे में थ्योरी भी पूछता है और एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछता ही है। तो इसके लिए आप ये जो मैंने आपको थ्योरी में टॉपिक बताया, ये टॉपिक में से दो क्वेश्चन अधिकतर बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो चले, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मतलब बैंक समाधान विवरण पत्र। आपको मालूम है आपके यहाँ क्या होता है, कैश बुक आपके यहाँ, और बैंक के पास क्या होता है, पासबुक। जब आपने कैश बुक में एंट्री करी, वही एंट्री बैंक में भी आपने चेक वगैरह भेजा हो तो उसकी एंट्री सेम होनी चाहिए। जब कैश बुक और पासबुक का जब अपन लोग मैच करते हैं तो जब उसका आंसर मैच नहीं होता है कि अपन लोग कैश बुक का बैलेंस बता रहा है मान लीजिए 10,000 और बैंक का बता रहा है, अपने बैंक में पासबुक में एंट्री करी है वहाँ बता रहा है 9,000, क्यों भैया ऐसा डिफरेंस क्यों आया है। तो क्या कस्टमर क्या करता है कि बैंक रिकंसिलेशन कौन बनाता है, ध्यान रखिए कस्टमर बनाता है। कब बनाता है, जब कस्टमर के पास क्या होता है, कैश बुक, और बैंक के पास क्या होता है, पासबुक। जब कैश बुक और पासबुक का मैच नहीं होता है तो मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। ये कभी भी बनाया जा सकता है। कब बनाते हैं ये अधिकतर कस्टमर, जब उसकी पासबुक और कैश बुक नहीं मिलता है तो उसके लिए वो भी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता है। तो आप ये मीनिंग। अब दूसरा है ऑब्जेक्ट। बैंक रिकंसिलेशन क्यों बनाया जाता है, इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या लाभ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला है इससे बैंक रिकंसिलेशन बनाने से कि पासबुक में और कैश बुक में यदि कोई एरर ले गया, कोई गलती हो गई, वो गलती पता चल सकता है। दूसरा, इससे यह भी पता चलता है कि बैंक का जो बैलेंस है और कैश बुक का जो बैलेंस एक्चुअल बैलेंस है, ये बैंक रिकंसिलेशन बना से वो पता चल जाता है। एक एडवांटेज ये हो जाता है। दूसरा, बैंक समय समय पे एटीएम चार्ज, बहुत सारे चेक के चार्ज वगैरह लगाता है। उस चार्ज के बारे में, वो एक्सपेंसेस के बारे में आपको पता चल सकता है कि ये बैंक ने कितना चार्ज लगाया है, काय पे चार्ज लगाया, उसकी डिटेल आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पता चल सकता है। इसके बाद बैंक ने काय के बारे में पेमेंट किया है, उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है, एक एडवांटेज वो भी है। इसके बाद टोटल कस्टमर ने कितने पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट करे, उसके बारे में भी पता चल सकता है, ये एडवांटेज हो जाता है। और फाइनल अकाउंट बनाने में आपको बैंक बैलेंस और एक्चुअल कैश बैलेंस पता चल जाता है बैंक रिकंसिलेशन से, कि अपनी कैश बुक इतनी है और बैंक बुक का बैलेंस इतनी है। उससे आपकी फाइनल अकाउंट बनाने में भी बेनिफिट मिलता है। इसके बाद इससे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अपने पास बैंक की एक्चुअल बैलेंस कितनी है। उसी के आधार पर कस्टमर क्या करेगा, आगे चेक इश्यू करेगा या चेक का पेमेंट करेगा। तो वो ये एडवांटेज है। अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में ये वाला क्वेश्चन टॉपिक मीनिंग या ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और नेसेसिटी, कोई भी टॉपिक पूछे तो आंसर ये बेनिफिट ही लिखना है आपको। इससे देखिए ऑडिट करने में भी आपका पूरा पता चलता। ऑडिटर जब आता है तो आपकी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से मैच करता है कि वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है। तो आपने ये देख लिया, ये दो मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब अब
पासबुक और कैश बुक का मैच क्यों नहीं होता बैलेंस? उसके दो कारण है। देखिए हेडिंग है कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक। अधिकतर क्वेश्चन में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, उसका और में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या कॉजेस है बैंक रिकंसिलेशन और बैंक और कैश बुक के मैच नहीं होने के क्या कारण है, क्या कॉजेस है? तो आपको ये कॉजेस लिखना है। मेन हेडिंग है ए नंबर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में तो एंट्री है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं होती है, इस कारण भी आपका कैश बुक और पासबुक नहीं मैच होता है। तो क्या कारण है? पहला तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप लोग ये जो मैंने पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके लिखा है इसको नोट करिएगा और उसको अच्छी तरह से याद करिएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में भी ये पॉइंट काम आएंगे आपको। तो पहला देखिए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इनटू द बैंक। आपने कस्टमर ने चेक तो इशू कर दिए उसके कस्टमर को, लेकिन सामने वाला जो कस्टमर है वो बैंक में उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, उस कारण भी आपको कैश बुक और पासबुक नहीं मैच हो पाएगा। दूसरा चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी चेक आपने बैंक में कलेक्ट करने के लिए तो भेज दिए लेकिन वो सामने वाले ने से कलेक्ट नहीं हुए, उस कारण भी आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं मैच होगा। दूसरा डिसऑनर ऑफ चेक बिल होल्डिंग, आपने जो चेक इशू किया था वो बाउंस हो गया या बिल हुंडी वगैरह आपने जो इशू किए थे कस्टमर को वो यदि डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गई तब भी आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं मैच होगा। नेक्स्ट चेक बिल्स एक्स्ट्रा डेबिटेड इन कैश बुक, यानी चेक कैश बुक जो बिल वगैरह हुंडी वगैरह आपने डेबिटेड तो कर दिया आपने कैश बुक में बट वो बैंक में भेजने से भूल हो गए, ओमिटेड हो गई, यानी आप चेक वगैरह तो आपने बैंक में जमा तो कर दिए, आपकी कैश बुक में एंट्री तो हो गई लेकिन आपकी बैंक में प्रेजेंट कराई नहीं। तो जब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करोगे चेक वगैरह तो उसका पेमेंट कब होगा, किस कारण से होगा? तो उस कारण भी मैच नहीं हो पाएगा। एक तो ये कारण है। नेक्स्ट कारण देखिए बी, एक आपको मैंने बताया ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट पासबुक, यानी ऐसे आपके कैश बुक में तो एंट्री है लेकिन वो पासबुक में एंट्री नहीं है। दूसरी ट्रांजेक्शन ऐसी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है जो पासबुक में तो हो गई है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। एक मैंने आपको ये पॉइंट में बताया कि जो कैश बुक में एंट्री है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। दूसरी आपकी पासबुक में एंट्री है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो कौन कौन सी कैश बुक में एंट्री नहीं होती है? जैसे कमीशन, बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने यदि आपको कोई किसी कस्टमर को कमीशन पेड करा है, बैंक चार्ज लगाया, एसएमएस चार्ज लगाया, एटीएम चार्ज लगाया, चेक का चार्ज लगाया, ओवरड्राफ्ट चार्ज लगाया, तो वो पासबुक में तो एंट्री है लेकिन ये कैश बुक में एंट्री नहीं है, इस कारण भी आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं मैच होता है। दूसरा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के पास जो अमाउंट डिपॉजिट है उसमें बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउड करा दिया है उस डिपॉजिट अमाउंट पे, बैंक में पासबुक में एंट्री है लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं है, इस कारण भी आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं मिल पाता है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डिविडेंड बिल्स रिसीवेबल बाय बैंक, आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदा हो और उसमें तो कंपनी से कलेक्ट, बैंक ने कलेक्ट डिविडेंड वगैरह कलेक्ट करा है, इंटरेस्ट कलेक्ट करा है, तो उसका वो पासबुक में एंट्री है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, उस कारण भी मैच नहीं हो पाता है पासबुक और कैश बुक। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, ऐसे यानी ऐसे एक्सपेंसेस जैसे आपके बैंक को आपने ऑर्डर दे रखा है कि आपकी LIC प्रीमियम, कोई टैक्स, कोई म्युनिसिपल टैक्स या GST वगैरह कोई भी यदि पेमेंट के बारे में आपने बोल रखा है तो वो डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, तो पासबुक में एंट्री है लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं है, इस कारण भी मैच नहीं हो पाता है। इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, यानी कुछ खर्चे के बारे में डायरेक्ट पेमेंट कर देता है बैंक, इस कारण भी आपकी
कैश बुक और पासबुक नहीं मिल पाता है। डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल, आपने कोई बिल डिस्काउंटेड करवाया था और सामने वाले से पैसे कलेक्ट नहीं हुए या बाउंस हो गए हैं, तो उस कारण भी पासबुक में एंट्री है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, इस कारण भी नहीं मैच होता है। एरर ऑफ ओमिशन, या कुछ गलती हो गई उस कारण भी बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड होता है और कैश बुक में मैच नहीं हो पाता है। आपको ये मैंने आपको बताया पहले मीनिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस या एडवांटेज क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कॉजेस है, क्या कारण है कि पासबुक और कैश बुक नहीं मैच होता है। मैं 2 कारण आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के मेथड क्या है। देखिए 2 मेथड है आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के। पहला है यदि बैलेंस एज पर कैश बुक से चलते हैं। देखिए एक फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल का मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक से चलते हैं एक, या दूसरा होता है बैलेंस एज पर पासबुक से चलते हैं। पासबुक से चलते हैं, इसमें भी फेवरेबल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होती है, फेवरेबल डेबिट होती है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये 2 मेथड से अपन लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार किया जाता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके एक क्वेश्चन आते हैं आपको। तो आपको मैंने देखिए आज इस वीडियो में बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉजेस है, कौन से मेथड से बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है, 2 मेथड से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिएगा ये टॉपिक, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी बेस के लिए भी और प्रैक्टिकल बेस के लिए भी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।